नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए जो हरियाणा बोर्ड की साइट के ऊपर दिया गया हमारा लास्ट जो कोड है प्रैक्टिस सेट पेपर का कोड डी, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर 1, जिन रागों में किसी और राग की छाया नहीं आती है उसे क्या कहते हैं। जिन रागों में किसी और राग की छाया नहीं आती उस राग को शुद्ध राग कहते हैं। उस राग को शुद्ध राग कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिन रागों में शुद्ध और छायालग रागों का मिश्रण मिलता है। जिन रागों में शुद्ध और छायालग रागों का मिश्रण मिलता है उसको क्या कहते हैं। मिश्रण मिलता है उन रागों को संकीर्ण राग कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण राग कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लक्षण गीत से डैश का पूरा परिचय मिलता है। लक्षण गीत से किसी भी राग का पूरा परिचय हमें मिल जाता है, तो यहाँ भर देंगे हम राग। प्रश्न नंबर 4, डैश से स्वरों का अभ्यास भी हो जाता है। डैश से स्वरों का अभ्यास भी हो जाता है, तो ये अभ्यास किससे होता है? हमें किसी भी राग के स्वरों का अभ्यास सरगम गीत से होता है। सरगम गीत से हो जाता है हमें किसी भी राग के स्वरों का अभ्यास। सरगम गीत को स्वर मालिका भी बोलते हैं और सुरावृत भी बोलते हैं। अगला प्रश्न अभिकथन वाला प्रश्न है ये, इसमें ध्यान से देखेंगे। अभिकथन ए में ताल में सम के स्थान पर हाथ से ताली बजाई जाती है। ये सही है। सम जब आता है ताल में तो हाथ से ताली बजाई जाती है। कारण ताल में सम का चिन्ह पहली मात्रा पर आता है। ये बात भी सही है। सम का चिन्ह है जो पहली मात्रा पर आता है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन इसका बन जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ये भी मेरे ख्याल से यकीनन ये अभिकथन वाला प्रश्न ही है। इसमें ए में एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, तो ये बात क्लियर है, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। कारण एक ताल में 5 विभाग होते हैं, ये गलत है। एक ताल में 5 विभाग नहीं होते बल्कि 6 विभाग होते हैं, तो इसके हिसाब से इसमें ए सही है और आर गलत है, तो इसकी ऑप्शन बन जाएगी ए सत्य है और आर असत्य है, तो इसकी ऑप्शन ये बनेगी सी, ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न ये उचित मिलान वाला प्रश्न है। ये प्रश्न उचित मिलान वाला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 7 है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में तानपुरे का पहला तार मिलाया जाता है। तानपुरे का पहला तार मिलाया जाता है मंदर पंचम से। तानपुरे का दूसरा तार मिलाया जाता है। तानपुरे का दूसरा तार मिलाया जाता है। तानपुरे का दूसरा तार मिलाया जाता है मध्य सा से, ये इसके साथ मिला देंगे। तानपुरे का तीसरा तार मिलाया जाता है। तीसरा तार भी मध्य सा से मिलाया जाता है क्योंकि दूसरा और तीसरा तार जोड़ी के तार भी कहलाते हैं। तानपुरे का चौथा तार मिलाया जाता है। तानपुरे का चौथा तार किससे मिलाया जाता है? मंदर सा से। किससे मिलाया जाता है? मंदर सा से, तो ये इसके साथ मिला देंगे हम। तो इस हिसाब से इसकी जो ऑप्शन बनेंगी वो बनेगी ये 2 नंबर ऑप्शन। ओके। आगे अगला प्रश्न नंबर 8, ये भी उचित मिलान वाला प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं एक ताल, चौताल, रूपक ताल और एक ताल विभाग। एक ताल, चौताल, रूपक ताल और एक ताल विभाग। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक ताल में क्या है, मात्राएं कितनी? 12 है। एक ताल में 12 मात्राएं। चौताल में कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं? 7 मात्राएं। और एक ताल में विभाग कितने? एक ताल के विभाग 6 विभाग होते हैं, आपको पता है सभी को। तो इस हिसाब से जो इसकी ऑप्शन है वो बन जानी चाहिए 4th ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही कथन वाला प्रश्न है ये, देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। सही कथन पर सही और गलत का निशान, इस कथन को पढ़ के और सही और गलत का निशान बताना है। 9वें प्रश्न में तानपुरे में 7 तारें होती हैं। तानपुरे में 7 तारें नहीं होती, तानपुरे में 4 तारें होती हैं, तो ये क्या है? गलत है। गलत का निशान लगा देंगे इसका। अगला 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में भी
सही गलत वाला प्रश्न है। उत्तर भारतीय संगीत स्वरलिपि का श्रेय पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को जाता है। ये गलत है, क्योंकि जो उत्तर भारतीय स्वरलिपि संगीत पद्धति है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा बनाई गई है, तो ये इसका गलत आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 खंड 2, राग वृंदावनी सारंग का थाट का नाम बताएं। तो इस राग वृंदावनी सारंग का जो थाट है वो है काफ़ी थाट, काफ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, उत्तर भारतीय संगीत में किसकी स्वरलिपि पद्धति अधिक प्रचलित है। ऊपर वाले प्रश्न में करके गए हम, सही गलत वाले में। उत्तर भारतीय जो संगीत पद्धति है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे, ओके। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, रूपक ताल में कितने बोल होते हैं। ये थोड़ा सा जो प्रश्न है ये घुमा फिरा के पूछा गया है। रूपक ताल में कितने बोल होते हैं। किसी भी ताल में उतने ही बोल होते हैं जितने उस ताल में मात्राएं होती हैं। तो रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं, तो इसमें बोल भी कितने होंगे, 7। अगला प्रश्न 14 नंबर, एक ताल में कितनी ताली आती है। एक ताल में कितनी ताली आती है। एक ताल में कुल मात्राएं होती हैं 12 और 2-2 मात्राओं के 6 विभाग होते हैं, और इसमें 1, 5, 9, 11 पे ताली आती है और तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली आती है। तो 1, 5, 9, 11 पे अगर 4 ताली, एक पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर अगर ताली आती है तो कुल तालियों की संख्या बतानी है यहाँ पे, तो उस तालियों की संख्या होगी 4। ओके। इसी तरह अगला प्रश्न है जो 15वां, चौताल में कितने बोल हैं। चौताल में जितने बोल हैं उतनी ही मात्राएं हैं, तो मात्राओं की संख्या और बोलों की संख्या बराबर होएगी। तो चौताल में जो कितने बोल हैं वो इसमें है 12 बोल। कितने बोल, 12 बोल। प्रश्न नंबर 16, उत्तरी भारतीय संगीत में मींड का क्या चिन्ह है। उत्तरी भारतीय संगीत में मींड का चिन्ह है उल्टा अर्धचंद्राकार निशान। इसके नीचे आप मींड का वो भी दिखा देंगे, मींड के स्वर भी, जैसे सा और मा की आपस में मींड। तो ये आपने लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में, अगर ये प्रश्न आता है तो। आगे प्रश्न नंबर 17, उत्तर भारतीय संगीत में 2 गुण का क्या चिन्ह है। 2 गुण का क्या चिन्ह है। जब कभी भी 2 मात्राएं या 2 बोल इकट्ठे लिखे हों तो उनके नीचे अर्धचंद्राकार निशान लगा होता है। अर्धचंद्राकार निशान लगा होता है, तो इसको 2 गुण बोलते हैं। जैसे माँ और पा लिख दिया हमने, तो इसको 2 गुण कहेंगे। ओके। अगला प्रश्न 18वां, उत्तर भारतीय संगीत में मध्य सप्तक के स्वरों के क्या चिन्ह है। मध्य सप्तक के स्वरों के कोई भी चिन्ह नहीं होते। कोई चिन्ह नहीं, ये इसका उत्तर लिखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न के ऊपर। 19वां प्रश्न है आपका पंडित जसराज के जीवन परिचय के बारे में वर्णन और किशोरी अमोनकर के जीवन परिचय के बारे में वर्णन। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर, और मुझे लगता है अगला जो 20वां प्रश्न है वो भी जो है ये है संगीत ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संपूर्ण परिचय। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर ही मैंने मेरे जो ABC कोड हैं उस वीडियो में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है तानपुरे का चित्र बनाकर उसके अंगों का विवरण दें। और 22वां प्रश्न है राग भीमपलासी और राग खमाज दोनों का जो परिचय है। ये जो 22वां प्रश्न है, इन दोनों रागों के परिचय भी मैंने ABC जो प्रैक्टिस पेपर थे तीनों, जो 3 वीडियो बना के मैंने डाले हैं यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर, तो उसमें से आप देख सकते हैं। अब आइए हम इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं, ढूंढते हैं। अटैच कर रहा हूँ मैं आपके साथ फाइल प्रश्न नंबर 21 के लिए। प्रश्न नंबर 21 के लिए तानपुरे का चित्र बनाकर उसके अंगों का वर्णन करें। तो अभी मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर रहा हूँ। तानपुरे का चित्र बनाकर इसके अंगों का वर्णन करें। तो ये तानपुरा
के बारे में लिखा हुआ है कि तानपुरा एक प्राचीन तंत्री वाद्य है। शास्त्रीय गायन में सिर्फ स्वर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य से कोई धुन नहीं निकलती, बल्कि गायन करते समय इसका प्रयोग स्वरों की संगत के लिए किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका आविष्कार तुम्बरू ऋषि ने किया था, जिसके कारण इस वाद्य को तंबूरा या तानपुरा कहा जाने लगा। ये चित्र है इसका, इसमें इसके विभिन्न अंग दे रखे हैं। सबसे पहले जो है ये सिरा है। सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये इसका सिरा है। उसके साथ ये 4 खूंटियाँ हैं, फिर तार गहन है, अटी है, तारे हैं, ढांड है, गुल्लू है। गुल्लू आपको पता होगा कि जो तुम्बा है और जो ये ढांड है, इन दोनों जब जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस स्थान को गुल्लू कहते हैं। ये तबली है, तुम्बा है, गुड़ुच है, मणके हैं, कील है। तो इन सभी के बारे में ये आगे विस्तार से आप पढ़ लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं देखने के लिए। तुम्बा, तबली, गुड़ुच, ढांड, गुल्लू, कील, लंगोट, अटी, इन सभी के बारे में मैंने आपको ये नोट्स दे दिया है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लें। इसी के साथ जो आज ये हमारा सेट डी है ये कंप्लीट हो चुका है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ की सहायता से जो आने वाली आगामी परीक्षा है, आपकी बोर्ड की परीक्षा, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, और ये जो वीडियोज़ हैं आपके परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध हों। इसी विश्वास के साथ थैंक यू, धन्यवाद।